हमसे उम्मीद भी मत करना कि हम पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ ही नहीं सकते सर। इतनी कम छुट्टी में कौन पढ़ता है? वही तो, इतनी कम छुट्टी में कौन पढ़ने आता है बेटा। इसलिए हमने तो ना अपने मम्मी पापा को ही बोल दिया है, हमें तो भणवा नहीं जावा ना, तमने जे करवो એ કરી લે। આટલા ઓછા દિવસ આપ્યા તમને, આટલા ઓછા દિવસમાં કોઈની વેકેશન થાય કે? अच्छा, स्कूल में असाइनमेंट दिया है आपको? कहाँ सॉल्व करते हो आप लोग असाइनमेंट वगैरह? कौन सॉल्व करता है? हमें तो कहीं करवानो नहीं, बस जलसा परवाना। हमें तो सुरती लाला छे, जलसा करवाना ने मजानी लाइफ करवाना। चलो अटेंडेंस लेते हैं आपकी। किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा। प्रेजेंट सर। प्रियंका एंड पूजा बहुत जलसा करीने आव्या तमे लोको। भूमिका, मितेश, साहिल, स्टेफी। अभी भी बहुत लोग जलसे के मूड में ही लगते हैं मेरे को, हैं? ओम पटेल, प्रेजेंट। प्रेजेंट। केसवी राणा, कृपल, दर्शनिका, प्रेजेंट सर। टिशा, टिशा प्रेजेंट। बहुत जलसा करा। दर्शित, देखो आए नहीं आधे बच्चे तो। वंश, मयूर। अरे सर आप नाम लेते जाओ बस बोलते जाओ। खुशबू, निराली, लीजा, धनुश्री। प्रेजेंट सर। चलो कोई तो आया है। पीपी सवानी वाले बच्चे लगता है सब वैकेशन पे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओ बाप रे बाप, सभी चले गए। दीप चौधरी, तन्वी, प्रेजेंट सर। शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन। लगभग सारे गायब हो गए। चलो एसवी वालों का देखते क्या हाल है। आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, खुशी पटेल, प्रेजेंट सर। यश, नील पटेल, प्रेजेंट सर। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, चंदन, प्रेजेंट सर। वृत, प्रेजेंट सर। अभिषेक, प्रेजेंट सर। कुश पटेल, प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, ये लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज,
हर्षिल, ललित। प्रेजेंट सर। चलो सर, एसवी वाले थोड़े से सिंसियर लगते हैं आज, पर फिर भी गायब भी हैं बहुत सारे। पीपी सवानी तो सारे ही गायब हो गए हैं। अभी तक इनका जलसा खत्म नहीं हुआ लगता है। बहुत जलसा करना है, भरा पड़ा है इनके अंदर जलसा, फूट फूट के बाहर आ रहा है इनको, इससे रहा नहीं जा रहा है। चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था वैसे? कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? किसी को याद भी है या भूल गए? बोला सर रात को सोते सुबह कुछ पता नहीं चलता हमको। हम्म? हम्म। संजना इज प्रेजेंट, वंश इज प्रेजेंट और चंदन इज प्रेजेंट। ओके, इन लोगों के माइक नहीं चल रहे लगता है। ओके ओके ओके, चलो कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? हम फोर्स की बात कर रहे थे, है ना? मैग्नेटिक फोर्स आपको क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई इसकी कहानी। आई इंटू एल क्रॉस बी इज योर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसी की चर्चा हम कर रहे थे कल पूरे दिन। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन एक ही है लेकिन इसके रूप अनेक है। ठीक है, काम बहुत सारे इसके। हाँ, इक्वेशन एक ही है। कल हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे तो इतना ही बता सकते हो ना, कल हमने यही पढ़ा पूरे दिन। तो सर पूरे दिन आपने यही पढ़ाया, खाली एक ही इक्वेशन को पढ़ाया। ठीक है, तो इस एक ही इक्वेशन को समझने में हमें पूरा दिन चला गया। बताओ, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आ गया है और डायरेक्शन निकालना भी हम सबको आ गया। ठीक है, फोर्स अगर हमें निकालना आ गया तो इसके बाद हम दूसरा क्या निकाल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा? इसके बाद बोलेगा निकालो टॉर्क निकालो। एक बार फोर्स निकालना आ गया तो फिर वो क्या पूछेगा? चलो बेटा टॉर्क निकाल के बताओ। तो आज हम थोड़ा टॉर्क पे डिस्कशन करेंगे। कल हमने फोर्स पे ज़्यादा डिस्कशन किया था, आज हम टॉर्क पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो। दिवाली के बाद फिर नोटबुक में कुछ नहीं कर लिखना है क्या? दिवाली का होमवर्क आपको दिया था ना, और दिवाली का होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। अलग से नोटबुक बना के उसमें लिख देना। ठीक है, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, है ना? हमारे पहले के 6 चैप्टर इतने पक्के हो जाने चाहिए। फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 इतने ज़्यादा पक्के हो जाने चाहिए। और 7 और 8 कराने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई नीड ओनली 1 से 1.5 हफ्ता मुझे लगेगा। 1.5 वीक्स में आपके दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि जिस दिन मैंने 7 चैप्टर शुरू कर दिया और 8 चैप्टर, तो आपका 1.5 हफ्ते में ये पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। पार्ट 1 का फिजिक्स का पार्ट 1 आपका पूरा पैकअप हो जाएगा। फिर हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे बस, और पार्ट 2 होते ही आपका 12th का फिजिक्स तो एंटायर ख़त्म हो जाएगा। 12th का फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू 11th, है ना? 11th में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब वो अलग बात है कि 11th के कंसेप्ट आपके 12th में काम आते हैं, लेकिन अगर लेवल वाइज देखा जाए तो 12th का जो लेवल है थोड़ा इजी है 11th के कंपैरिजन में। ठीक है, और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बोर्ड में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बोर्ड में सब लोग, मुझे लगता है, थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो तुम लोग 90% के बच्चे हो सब। थोड़ा सा एफर्ट खुद से डालोगे, 90% कोई बड़ी बात नहीं है अचीव करना। बोर्ड में 90% अचीव करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बस इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस और खुद की तरफ से थोड़ा डेडिकेशन। ठीक है, अगर वो आप में आ जाएगा तो 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं। पर ये है ना, हमारा मन तो जलसा ही करता रहता है पूरा दिन। हमें तो जलसा जलसा जलसा, हमारे दिमाग में जलसा ही चलता रहता है। तो रिजल्ट तो सबको चाहिए 90%, लेकिन जलसा भी करता रहता है ना यार। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है, जलसा बहुत ज़्यादा कर लेता है।
90% सोने में कितना मज़ा आता है। ड्रीम, मेरा तो ड्रीम है 90% आ जाए यार, मज़ा आ जाएगा। मम्मी खुश, पापा खुश। बहुत लोगों ने तो वादे कर रखे होंगे बोर्ड में 90% आएंगे तो मेरे को क्या क्या चाहिए पता नहीं, अलग अलग डिमांड होती है बच्चों की। आईफोन चाहिए, किसी को आईपैड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए है। अलग अलग लेवल की डिमांड होती है अपने अपने पेरेंट्स से, ठीक है। 90% ला के दिखाओ और पेरेंट्स भी बोल देते हैं यस आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट, आई विल गिव यू दैट, आई विल गिव यू दैट। बस तुम 90% ला के दिखाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, ठीक है। दुनिया जहान की जितनी चीज़ें हैं, फलाना ठिकाना, हाँ, आपके कदमों तले मैं सब चीज़ें उपलब्ध करवा दूँगा। इट विल बी अवेलेबल टू यू एट दैट मोमेंट व्हेन यू अचीव दिस 90%। ठीक है। तो इतनी सारी डिमांड्स होती है देखो हमारी। चलो आ जाओ इधर, है ना। तो कल हमने फोर्स पे काफ़ी सारी बातें कर ली और आज हम टॉर्क से रिलेटेड थोड़ी बातें करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को टॉर्क वाले में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा फिर से इस कंसेप्ट को उठाया जाए और आपको टॉर्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएगी आज। पहले देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा? मेरे ख्याल से अब दिखाई दे रहा होगा। यस, नाउ इट इज विजिबल टू यू। तो देखो मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल है ना सबको? थोड़ी आवाज़ दे के बता दो, मेरे पास कमेंट्स अभी दिखाई नहीं देंगे। दिख रहा है सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास एक कॉइल है PQRS और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने इसको रखा। ठीक है, अब इसकी लेंथ आपको दे रखी है, देखो लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है L और इसका थिकनेस आपको विद दे रखा है B के बराबर। ठीक है, PQRS आपकी कॉइल है और इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को पास किया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो कॉइल में इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, डायग्राम की क्लियरिटी सबको होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो एंगल है, देखो ये कॉइल का जो एंगल है ना, कॉइल का जो एंगल है मतलब कॉइल के जो प्लेन का एंगल, देखो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है ना, इस प्लेन का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है कितना है? थीटा। ठीक है, इस प्लेन का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है ये आपका थीटा के बराबर है। ठीक है, ये पेन क्यों ऐसा चल रहा है? एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास हो रही है और जो कॉइल के प्लेन का एंगल है, यहाँ पे नोट करो, एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? इस कॉइल का जो प्लेन है, जैसे PSRQ, इस प्लेन का एंगल है इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब हम सबको पता है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, है ना।
तो इसमें मैंने करंट का सप्लाई कर दिया, सपोज करो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो चलो इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो। अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ और हर ब्रांच पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालो। तो पहले पीएस वाले ब्रांच पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालो राइट हैंड रूल लगा के। तो देखो आपका मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब राइट हैंड रूल लगाना सब जानते हैं मेरे ख्याल से, है ना। राइट हैंड रूल लगा के देख लो। पाम रूल लगाना है, पाम रूल लगा लो, ठीक है। पाम रूल भी लगाओगे तो आपका आंसर ऊपर की तरफ ही आएगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, और राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले ब्रांच पे जब आप फोर्स का वैल्यू निकालोगे तो नीचे वाले ब्रांच पे आपका फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। क्यू आर वाले ब्रांच पे आपका फोर्स का वैल्यू नीचे की तरफ आएगा। तो अब ये दो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये दो फोर्सेस आपके देखो इस कॉइल की एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल, है ना। ये जो है इस कॉइल की एक्सिस है, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। मतलब ये कॉइल के एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, है ना। कॉइल के एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉइल के एक्सिस पे जब ये लाई कर रहे हैं तो इनकी वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये टॉर्क में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। टॉर्क में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, है ना। चलो अब दूसरी दो ब्रांचेस की बात करते हैं। दूसरी दो ब्रांचेस कौन कौन सी आपकी, वन इज योर पी क्यू एंड अनदर इज योर एस आर, ठीक है। इसके अलावा दो ब्रांचेस आपकी और हैं, वन इज योर पी क्यू ब्रांच एंड अनदर इज योर एस आर ब्रांच। तो पी क्यू ब्रांच की अगर मैं बात करूं, है ना, पहले इसका एनालिसिस कर लो। इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देख लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी, पर यहाँ पे आपकी थिकनेस क्या है, बी के बराबर, है ना। इसके यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो बी के बराबर। तो इस ब्रांच पे जो फोर्स हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे आपका देखो। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप फोर्स निकाल लोगे नीचे वाली ब्रांच पे, उतना भी फोर्स कितना आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। लेंथ का ध्यान रखना, आप जिस ब्रांच पे लगा रहे हो फोर्स उस ब्रांच की लेंथ आपको लेनी है। तो मैं इस वाली ब्रांच पे लगा रहा हूँ तो इसकी लेंथ आप लोगे बी के बराबर, ठीक है। अगर मैं इस ब्रांच पे लगाऊंगा राइट हैंड थंब रूल तो मुझे इस पे फोर्स मिलेगा और इसकी लेंथ है एल के बराबर, है ना। तो जिस ब्रांच पे आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करोगे उसकी लेंथ को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी क्रॉस बी लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आपका बी के बराबर, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेज आपके देखो मैग्नीट्यूड में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों में करंट भी सेम पास हो रहा है और दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम लग रही है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पे फोर्सेस भी आपके आइडेंटिकल है और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मतलब दोनों फोर्स जो आपके हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है और दोनों आपके एक्सिस ऑफ कॉइल पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो ये टॉर्क में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टॉर्क में, है ना। टॉर्क में इन फोर्सेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों नलीफाई कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस की मैंने बात कर दी, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच, ठीक है। अब दो साइड वाली ब्रांचेस की बात करते हैं, वन इज योर पी क्यू एंड अनदर इज योर एस आर, ठीक है। अब आपकी जो रिमेनिंग टू ब्रांचेस है पी क्यू और एस आर। तो पी क्यू पे अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ तो देखो आपका फोर्स का वैल्यू ऐसे आएगा बाहर की तरफ। पी क्यू पे आप राइट हैंड रूल लगा के देखो, आई इंटू एल क्रॉस बी करो तो देखो आपका फोर्स, आपका जो थंब आएगा बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, है ना। जो आपका थंब होगा एल क्रॉस बी जब आप करोगे, एल की तरफ फिंगर्स को ले जाओ, बी की तरफ कर्ल करो, तो आपका जो थंब आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। जो आपका थंब आएगा वो आउटवर्ड की तरफ पॉइंट हो। सिमिलरली जब मैं ये वाली ब्रांच पे लगाऊंगा तो उसमें आपका जो थंब होगा अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो फोर्सेस देखो, इन दो फोर्सेस की वजह से हमारा टॉर्क क्रिएट होगा इस पॉइंट के अबाउट। अगर मैं इस एक्सिस से इसको ज्वाइन करूं तो देखो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये इसको एक ट्विस्टिंग मोमेंट देंगे। टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग मोमेंट,
ठीक है। टॉर्क मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट, इसका दूसरा नाम है ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना। जब आपकी कोई चीज़ ट्विस्ट होती है फोर्स के इफेक्ट के कारण, अगर कहीं पे ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे आप पेन का ढक्कन होता है तो पेन का ढक्कन घुमाते हो ना, है ना, पेन के ढक्कन को घुमा के बाहर निकालते हो, है ना, तो वहाँ पे भी आप टॉर्क लगाते हो, मतलब आप ऐसे फोर्स देते हो, आप इस तरह का टेंजेंशियल फोर्स देते हो और वो ढक्कन आपका ओपन हो जाता है, ढक्कन रोटेट करने लगता है। सिमिलरली पानी की जो बॉटल आती है, हम जो बचपन में पानी की बॉटल, वाटर बॉटल लेके जाते थे स्कूल में, है ना, जिसमें इस तरह का लेस लगा होता था, यहाँ पे उसका भी ढक्कन लगा होता था। इस ढक्कन को भी जब आप ऐसे ट्विस्ट करते हो तो यहाँ पे भी आपका टॉर्क क्रिएट होता है ना, यहाँ पे भी आप उसको ढक्कन को ऐसे घुमा के रोटेट करते हो, ट्विस्टिंग मोमेंट जहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे आपका टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है, इस फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आपका टॉर्क क्रिएट हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ एनालाइज हो गई होगी अच्छे से, यस और नो। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को रिप्लाई करते जाना, कहीं पे भी दिक्कत आए बताते जाना, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट आपके ये दो फोर्सेस क्रिएट करेंगे और इस कॉइल को रोटेट करेंगे, है ना, इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, है ना, जब आप यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला तो यहाँ पे आपका लेंथ जो होगा, यहाँ पे जो आपका लेंथ होगा, जिस सेक्शन पे आप इस फॉर्मूले को लगाओगे उस सेक्शन का लेंथ कंसिडर करोगे, तो उस सेक्शन का लेंथ आपका L के बराबर है ना। अब जब PQ लेंथ लोगे तो L के बराबर लेंथ होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे आई इंटू एल क्रॉस बी में आप L कौन सा कंसिडर करोगे, लेंथ का L कंसिडर करोगे, L क्रॉस बी लिखो, ठीक है। और देख सकते हो लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। लेंथ का वेक्टर आपका ऐसे नीचे की तरफ है करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है ना। दोनों के बीच का एंगल आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो यहाँ भी आपका लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है ना। लेंथ वेक्टर आपका ये वाली ब्रांच में ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तो जब आप L क्रॉस B करोगे अगेन यू विल गेट द साइन 90, है ना, साइन 90 वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, स्क्रीन कहाँ से चली गई, मेरी स्क्रीन गायब हो गई। बेटा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। मेरे पे स्क्रीन गायब हो गई, 1 मिनट वेट करो तो। सर अभी स्टॉप हुआ, अभी स्टॉप हो गया ना? हाँ सर। 1 मिनट वेट करो, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये टॉर्क वाला कंसेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में ज़रूर, मतलब मैं कह रहा हूँ 99% आई एम श्योर कि एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर आता है, चाहे आपके एंट्रेंस में आए चाहे बोर्ड में आए। अगर बोर्ड में आएगा तो इसका डेरिवेशन ज़रूर पूछेंगे, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछते हैं तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टॉर्क का जो कंसेप्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स निकालना हमें आ गया, फिर टॉर्क निकालना आ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब मैं आपको ना एक प्रोसेस बताऊंगा जो हमें बाकायदा फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास, स्क्रीन फिर से शेयर करो ना। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। तब तक मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। हाँ, पहले जैसे हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है मैग्नेटिज्म में, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास 2 लॉज अवेलेबल है, वन इज़ योर बायोट-सेवर्ट लॉ, अनदर इज़ योर एम्पियर्स लॉ, ठीक है। हमारे पास 2 लॉज अवेलेबल हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया ना, फिर हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो अब फोर्स हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन योर मैग्नेटिक फील्ड।
एक बार आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स बाय दिस इक्वेशन I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमको टॉर्क निकालना होता है। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको फोर्स का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी कनेक्टेड है। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर आप मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे, फिर आप उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो निकालोगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल था PQRS, इसका लेंथ L था, इसका विड्थ B था। इस पर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया और इस कॉइल को हमने करंट दे दिया। ठीक है, इसका एंगल जो है प्लेन का एंगल, कॉइल के जो प्लेन का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, थीटा है। और जैसे ही हमने इस कॉइल को करंट सप्लाई किया इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अब हर ब्रांच पे इसके फोर्स लगेगा, PS ब्रांच पे और QR ब्रांच पे जो फोर्स हमने निकाला था उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया था और इनकी वजह से कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज बोथ दिस फोर्सेज आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड दे आर नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, है ना। तो फिर हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, SP ब्रांच पे फोर्स निकाला, QR ब्रांच पे फोर्स निकाला, दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया। ठीक है, फिर हमने PQ ब्रांच पे फोर्स निकाला, तो वापस हमने राइट हैंड रूल से देखा कि PQ ब्रांच पे जो आपका फोर्स का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है और SR ब्रांच पे फोर्स का डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ है। ठीक है, अब इन दो फोर्सेस की वजह से, है ना, इन दो फोर्सेस की वैल्यू हमने निकाल ली, विच इज़ ILB साइन थीटा, और थीटा हमको पता है कितना है, 90 डिग्री इधर। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके। थीटा आपका देखो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, ये मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेंथ वेक्टर इसका नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में आपका थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स में ILB 90 पुट करके मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकाल दिया। अब ये दो फोर्सेस जो हमने निकाले, है ना, FPQ एंड FRS, ठीक है, ये दो फोर्सेस आपके ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस तरह का मोमेंट क्रिएट करेंगे, इस तरह की ट्विस्टिंग मोमेंट ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से आपकी कॉइल रोटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार आपकी कॉइल रोटेट होनी स्टार्ट हो गई तो इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ना, जिसमें कॉइल लगी होती है, वहाँ पे यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो you have to write this statement: if a current carrying coil or loop is placed in a uniform magnetic field, then it will experience a net torque, and this will try to rotate the coil, and which will produce the effect of this magnetism। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रिंसिपल आपको कई बार एक स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, एक मार्क में। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी यही है ना, कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो नेट टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉइल है या जो आपका लूप है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 1 मार्क क्वेश्चन में, 1 लाइनर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतनी चीज़ तो समझ आ गई कि टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और किन फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो चलो हम आगे चलते हैं। हाँ, अब ये पॉइंट भी देख लो, ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपके, है ना, PQ फोर्स और RS फोर्स, ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों में करंट भी सेम है और दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और हम सबको पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट पे, लेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड पे।
ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस के लिए, पी क्यू ब्रांच और एस आर ब्रांच के लिए, दोनों के लिए मैग्नेटिक फोर्स आपका बिल्कुल सेम होगा। और पर ये कोई भी ट्रांसलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, है ना, ये खाली रोटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब इन फोर्सेस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉइल जो है वो आगे मूव करने लग जाएगी, है ना। ट्रांसलेशन इफेक्ट मतलब ये ट्रांसलेट नहीं करवा रहे हैं, ये इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन कब पॉसिबल होगा? ट्रांसलेशन तब पॉसिबल होगा जब आपका फोर्स इस तरह से लगेगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तब वो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रोटेशन इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका इधर लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो, तो हम आगे चलते हैं। वापस हमने इस कॉइल को कंसिडर किया, सेम कॉइल, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम एंगल थीटा, ध्यान से देखते जाओ, ये थोड़ा व्यू अलग है, आपको अलग सा व्यू आपको दिखा है यहाँ पे। अब जैसे ही आपकी कॉइल इस रोटेटिंग कंडीशन में होगी, है ना, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक तो एंगल थीटा आपका ये होता है, बड़े ध्यान से सुनना, एक एंगल थीटा आपका क्या होता है, जो आपकी कॉइल का प्लेन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। कई बार एग्जाम में हमें थीटा नहीं दिया होता है, हमें ये वाला एंगल दिया होता है। अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो कई बार हमें ये वाला एंगल दे दिया होता है, इस एंगल को मैं फाई नाम दे देता हूँ। कई बार एग्जाम में हमें ये वाला एंगल दिया होता है। एक मिनट में डायग्राम फिर से बना देता हूँ, इसको इमेजिन करके देखो थोड़ा। इरेजर कहाँ गया? ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से वो ट्विस्ट करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन में वो क्या ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन में आपको थीटा की जगह कई बार ये एंगल दे दिया होता है। अभी तो हम थीटा की बात कर रहे थे, है ना, तो कई बार आपको एग्जाम में ये वाला एंगल दिया होता है, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। जैसे कि आपको बोला होगा कि द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो एरिया वेक्टर तो इस कॉइल का इधर लाई करेगा ना, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर आपको ये वाला एंगल 30 दिया है तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया होता है, और कई बार एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा होता है उसमें आपको इस कॉइल का जो प्लेन है, इस प्लेन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार आपको ये थीटा दिया होगा, तो स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से आपको रीड करना है ना। जब आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लेना कि आपको प्लेन के साथ एंगल दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर एरिया वेक्टर के साथ एंगल दिया हो। अगर एरिया वेक्टर के साथ दिया है तो आप उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको प्लेन के साथ एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं और फिर वहाँ क्वेश्चन में 30 का 60 हो जाता है और आंसर रॉन्ग आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत मिस्टेक होती है यहाँ। तो ये तभी आपका क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे कि आपको एंगल कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ, है ना, इस एंगल को मैं फाई बोल सकता हूँ, दूसरा नाम दे दो, फाई दे दो, जो भी देना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि फाई प्लस थीटा दोनों मिला के कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। दोनों का जो समीशन है वो दोनों बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया किस तरह से एंगल लेना है हमको? यस, बेटा एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ सबको? यस सर, है ना, चलो ठीक है। तो अब दोनों फोर्सेस मैंने शो कर दिया। अब हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। तो टॉर्क क्या होगा आपका, देखो द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी एफ पी क्यू इंटू पी एन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब आपकी कॉइल रोटेट हो चुकी है ना, कुछ एंगल से रोटेट हो चुकी है,
तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका देखो ये हो जाएगा Pn, और Pn का वैल्यू किसके बराबर होगा कि b cos थीटा के बराबर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ये वाली लेंथ आपकी b है तो ये वाली लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, b cos थीटा ही हो जाएगी ना। ये वाली लेंथ जो है आपकी b cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही आप Pn का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा ILB इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। और थीटा का ध्यान रखना, थीटा हमने कहाँ से लिया। अब हम देखो L इंटू बी को क्या बोलेंगे, एरिया। तो हम L इंटू बी को एरिया रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे A इंटू बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो आपको टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया। अब सपोज करो आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है ना। अब यहाँ एक टर्न की बात करी थी, तो ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं ना कॉइल के, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। तो n टर्न्स के लिए आपका टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा NIAB cos थीटा। अब थीटा का ध्यान रखना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार बताने पे भी करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये फाई एंगल भी यहाँ पे शो कर दिया है मैंने, जैसे आपको बताया था। फाई एंगल देखो किसके साथ एंगल है, इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ, मतलब इसके एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस कॉइल, ठीक है। इसके एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल है वो आपका फाई है। तो अगर मुझे फाई के टर्म्स में टॉर्क का इक्वेशन लिखना है तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ 90 माइनस फाई। अगर मुझे फाई के टर्म्स में इस टॉर्क का इक्वेशन लिखना है तो मैं थीटा को क्या लिखूँगा, 90 माइनस फाई। और जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये वाला इक्वेशन आपको जनरली बुक्स में देखने को मिलता है, विच इज़ NIAB साइन फाई, ठीक है। अब कई बुक्स में फाई की जगह थीटा दिया होता है ना। तो थीटा और फाई से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको खाली याद रखना है जब साइन का फैक्टर लगा होगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है आपका इस नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, तभी आप साइन वाला फैक्टर यूज़ करोगे। और जब कॉस वाले के साथ एंगल लगा होगा, कॉस वाले फैक्टर के साथ, तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप प्लेन के साथ एंगल यूज़ करोगे, ठीक है। तो दो एंगल्स यहाँ पे पॉसिबल है। वन इज़ द एंगल विच इज़ मेड बाय द प्लेन ऑफ कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड, and another is the angle which is made by the normal vector or you can say the area vector of the coil with the magnetic field। ये दोनों एंगल्स का बहुत ध्यान रखना है, और आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पे cos 30 पुट करो चाहे यहाँ पे sin 60 पुट करो, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा ना। cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है और sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। आंसर आपका सेम ही आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। हाँ, बट एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे डेरिवेशन हो गया, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। अब हम गैल्वेनोमीटर की थोड़ी बातें करेंगे जो कि इसके प्रिंसिपल की बेस पे है, ठीक है। अगर आपको टॉर्क निकालना आ गया NIAB साइन फाई, तो इसी का हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर को जब हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो? यस हाँ सर। चलो, अभी हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम इवनिंग में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।